हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए। ये क्लास 10 की है और चैप्टर नंबर फर्स्ट की है, सेकंड क्लास है। चलिए चलते हैं आज फिर हम नेक्स्ट क्लास के ऊपर। तो ये जो क्लास है ये है और जो लेक्चर नंबर है ये कौन सा है, 2 है। और चैप्टर नंबर कौन सा यहाँ पर, फर्स्ट है। चैप्टर नंबर कौन सा है, फर्स्ट। तो आज हम इससे पहली वीडियो में हम देख चुके हैं कि क्या है, राजू और रामफल के कंसेप्ट की बात की थी मैंने, राजू एंड रामफल। उसमें जब राजू के अंडे तोड़ दिए गए थे, जो राजू के पास अंडे थे वो तोड़ दिए गए थे रामफल के द्वारा, और जब पंचायत में वो बता रहा था तो मैंने आखिरी स्टेप में पिछली वीडियो में आपको सीधे तरीके से बताते हुए चला था, लेकिन सोल्व करते हुए हम इसको उल्टे तरीके से सोल्व करेंगे। उसने वो लास्ट में बताया था कि मेरे पास जो है, राजू के पास जो है वो एग्स थे, उसकी टोकरी के अंदर क्या है, 150 से ज़्यादा अंडे नहीं आ सकते थे, यानी कि 150 से ज़्यादा अंडे नहीं थे उसके पास। और इससे पिछले स्टेप में क्या बताया था उसने कि जब वो 7-6 के ग्रुप में जब वो काउंट करता है इन अंडों को, काउंट्स इन सिक्सेस, यानी कि 6 करके अंडों को काउंट करता है, तो उसके पास जो 5 अंडे हैं वो रह जाते हैं। और इससे पहले उसने बताया जब काउंट करेगा वो 5 के रूप में तो 4 अंडे उसके पास अलग से रह जाएंगे। इसी तरीके से बता रहा था वो। तो फटाफट देखते हैं, जब वो काउंट करता है 4 में तो कितने बच जाते थे, 3, और जब 3 में काउंट करता था तो 2 बच जाते थे, और जब 2 में काउंट करता था तब उसके पास 1 अंडा रह जाता था, 1 अंडा यानी कि रह जाता था, 1 एग यानी कि रह जाता था। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी नंबर था इसका, जैसे हम आंसर भी इसका निकाल चुके थे, हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने इसका आंसर निकाला था। और जो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखेंगे कि अगर ए की वैल्यू कितनी है, 7 का, यानी कि कोई मल्टीपल होगा। ये उसने क्या बताया था कि जब हम 7s में काउंट करेंगे काउंट्स इन 7, तो उसके पास क्या, 0 अंडा रहेगा। क्या रहेगा, 0 अंडा लेफ्ट रहेगा, 0 अंडा बचेगा यानी कि। और जब कोई भी नंबर 0 कब बचेगा, किसी भी नंबर में 0 कब बचेगा, जब वो उसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। यानी कि क्या लिख रहे हैं हम, जब ए क्या है, नंबर ऑफ एग्स हैं, के है क्या है, नंबर ऑफ एग्स हैं जो राजू के पास थे, तो क्या है, ये 7 का मल्टीपल होगा। और इधर क्या रिमाइंडर बचा, यानी कि 0। इधर क्या रिमाइंडर बचा है, 0। अब उसने बोला कि अगर 6 में काउंट करेंगे, 6 में काउंट करेंगे तो हम यहाँ पर, क्योंकि हर एक नंबर के लिए पी और क्यू की वैल्यू चेंज होगी। और उसने क्या बताया था यहाँ पर कि उसके पास कितने अंडे बचेंगे, जब 6 में काउंट कर रहा था तो वो 5 अंडे उसके पास बचेंगे। इसके बाद उसने बताया कि अगर वो 5-5 करके अंडे काउंट करता है, 5-5 करके अंडे काउंट करता है, तो यहाँ पर उसके पास कितने रहेंगे, 4 अंडे बचेंगे, 4 अंडे बचेंगे, यानी कि 4 अंडे अलग से रहेंगे। इसके अलावा जब वो काउंट करेगा 4 के रूप में, तो कितने अंडे बचेंगे उसके पास, तब बचते हैं उसके पास 3 अंडे अलग से बचते हैं। और जब उसने बताया कि 3 में काउंट करता है, 3 करके, तो फिर कितने अंडे बचते हैं, 2। और लास्ट में, यानी कि सबसे पहले शुरुआत थी उसने यहाँ से की थी कि जब 2 करके काउंट करता है तो कितने अंडे बचते हैं, 1। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि P, Q, W, V, X, Y और इन सभी की वैल्यू क्या है, अलग अलग होगी। इन सभी की वैल्यू क्या है, अलग अलग होगी। अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लिया 13 को कितने से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें। 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 2 6 जा, और कितना आया, 12। माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 1, यानी कि 1 रिमाइंडर बचा यहाँ पर। अगर हम 13 को हम किससे डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करें तो 4 जा, और कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 4 जा 12, और ये 1। हालांकि हमने क्या देखा, रिमाइंडर तो चाहे सेम आ गया है, रिमाइंडर तो दोनों केसों में 1 आ गया, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो गई है, ये वैल्यू क्या है, चेंज हो गई है। और इसको हम क्या लिखते हैं, 2 × 6 प्लस में 1, 2 × 6 प्लस में 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, 13। एक तरीके से हम ये लिख चुके हैं शायद पहली क्लासेस में, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा। अगर आप क्रॉस चेक करते हो कई बार डिवाइड करके, तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके और ये ऐड करके हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि हमने डिवीजन सही किया या नहीं। तो इस तरीके को लिखना ही क्या है, ये हमने ऐसे लिखा है। अगर 13 को हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 3 × में 4 प्लस में 1। इसीलिए क्या है, ये
लिए मैंने जो वहाँ पर कंसीडर किए हैं P, Q, W, V, X, Y, ये सब अलग अलग आए हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। हालांकि तीनों केसेस में ही क्या है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन इस 13 को लिखने के लिए 4 × 3 लिखना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू है 3 की, ये जो वैल्यू यहाँ पर 3 है P की यानी कि वैल्यू, अगर Q की देखेंगे 4 है और इसकी देखेंगे तो अलग, यानी कि हर कंसेप्ट में अलग अलग इसकी वैल्यू आ रही है। इसलिए यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग वेरिएबल यूज किया गया, सभी के लिए अलग अलग वेरिएबल यूज किया गया है। और जब हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से देखा इसको यूज करते हुए, तो इसका मतलब पहली लाइन से हमें क्या हिंट मिल रहा था कि जो नंबर है हमारा, जो उसके पास नंबर ऑफ एग्स थे राजू के पास, वो क्या थे, 7 के मल्टीपल में थे। यानी कि 7 के मल्टीपल में थे तो क्या थे, 7 14 ऐसे थे। और अब हमने इसको ऐसे लिख दिया है, यानी कि ये इक्वेशन लिख दिया। अगर हम इसको आगे जनरल नाम दे देंगे, जनरल इक्वेशन के रूप में लिख देंगे, तो इसकी जनरल इक्वेशन अगर लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोई नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ, एक बारी इधर वाला रिमूव करूंगा मैं, एक बारी स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। जब हमने यहाँ पर किसी नंबर a को, यानी कि ये को पॉजिटिव इंटीजर a को हमने डिवाइड किया, a क्या है, डिवाइडेड बाई पॉजिटिव इंटीजर, a को हमने डिवाइड किया पॉजिटिव इंटीजर b के साथ में, और b की वैल्यू यहां पर हम क्या क्या कंसीडर करते हैं। पहले केस में b की वैल्यू 7 है, फिर 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से डिवाइड किया तो क्या है, यहां पर रिमाइंडर क्या क्या बचे हैं, यहां पर रिमाइंडर लेफ्ट बाई, जो रिमाइंडर बचे हैं वो क्या बचे हैं, वो r के रूप में बचे हैं। और क्या क्या बचे हैं, 7 से डिवाइड किया 0 5 4 3 2 1, और ये रिस्पेक्टिवली रहे हैं, यानी कि ये क्या रहे हैं, रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक तरीके से 7 से डिवाइड किया है तो 7 से डिवाइड किया तो क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रिमाइंडर रहा है। 6 से डिवाइड किया तो यानी कि 5 अंडे बच गए थे। 5 से डिवाइड किया तो 4, इस तरीके से रिस्पेक्टिवली। अगर हम इसको जनरल इक्वेशन का नाम दे देते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, यानी कि b, और जो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे इसको हम क्या देते हैं, q का नाम दे देते हैं। क्या, q का नाम प्लस में r। तो क्या देखा हमने, a इज डिवाइडेड बाई, अगर a को b से डिवाइड किया जाता है तो क्या है, क्यों यहाँ पर है प्लस में r है, तो यहाँ पर यानी कि इस इक्वेशन के रूप में नाम दे दें। और यहाँ पर हमने जो भी देखा, यहाँ पर r की वैल्यू क्या रही है, r की वैल्यू रही है यहाँ से 0 के इक्वल भी रही है और 0 से बड़ी भी रही है r की वैल्यू, और क्या रही है, लेकिन जिस नंबर से हमने डिवाइड किया, यानी किससे डिवाइड किया, b से हमने डिवाइड किया तो b से हमेशा छोटी रही है, b से हमेशा छोटी रही है वैल्यू। तो ये एक इक्वेशन बन के आ गई, ये एक जनरल इक्वेशन बन के आ गई है। और इसी इक्वेशन का नाम क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस इक्वेशन का नाम क्या है, जो ये इक्वेशन है a इजिकल टू बी क्यू प्लस में r, a इजिकल टू बी क्यू प्लस में r, इस इक्वेशन का ही नाम है, ये क्या है, इस इक्वेशन पूरी का नाम क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो लेमा में और क्या है, एक एल्गोरिथम है। जैसे पहली वीडियो में हमने देखा तो यहाँ पर 2 टर्म यूज होंगी, एक होगी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दूसरी क्या है, एल्गोरिथम। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेमा का मतलब यहाँ पर क्या होता है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है। क्या होती है, प्रूवन स्टेटमेंट होती है, यानी कि प्रूव्ड स्टेटमेंट होती है, जो किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, जो किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जो है यूज की जाती है। क्या है, यूज की जाती है।
किसी एक लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर लेमा का मतलब क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जो क्या है दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज की जाती है। और यहाँ पर एल्गोरिथम का मतलब क्या है, वैसे भी आपने कंप्यूटर में सुना होगा एल्गोरिथम। तो वहाँ पर क्या होता है, ये एक सेट ऑफ स्टेप्स होता है। ये क्या होता है, सेट ऑफ स्टेप्स जो एक पर्टिकुलर रिजल्ट को निकालने के लिए यूज किए जाते हैं, जो एक पर्टिकुलर रिजल्ट को निकालने के लिए या पर्टिकुलर सॉल्यूशन को निकालने के लिए यूज किए जाते हैं, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को निकालने के लिए यानी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो स्टेप यूज किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अभी इनको लिखना सीखेंगे एक बारी हम। तो यहाँ पर दो टर्म आए हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम है यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं जनरल टर्म में बात करूँ तो ये क्या होगा, एक तरीके से अगर जनरल टर्म में बताऊँ, ये तो क्या होगा, एक तरीके से हमारा क्या होगा, डिवाइजर। क्या होगा, सॉरी क्या होगा, डिविडेंड। ये क्या है, डिविडेंड। और ये क्या है, डिवाइजर या डिवीजर। ये क्या होगा, क्यूसेंट, अगर मैं नॉर्मल टर्म में आपको बताऊं। और लास्ट वाला क्या होगा, ये रिमाइंडर होगा। क्या होगा, ये रिमाइंडर होगा। और इस इक्वेशन को जब हमने ऐसे लिख दिया a=bq प्लस में r, तो ये क्या बन गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा बन गई। ये क्या बन गई है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए चलते हम हमारे इस कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए, फिर मैं पूरा ही इरेज करूंगा इसको और फिर एक दो क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करूंगा कि लेमा में हम लिखेंगे कैसे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कैसे करेंगे। और ध्यान रखेंगे किसी भी केस में r की वैल्यू क्या है, जो रिमाइंडर बचेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, b से ऑलवेज क्या होगी, लेस देन होगी, इक्वल नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी, इक्वल नहीं होगी। अगर इक्वल होती है कभी तो वो क्या है, तब वहां पर जीरो रिमाइंडर होगा, यानी कि जीरो ही होगा, यानी कि इक्वल होने का चांस ही नहीं है। यानी कि नेक्स्ट जो मल्टीपल होगा वहां पर ये इसको डिवाइड कर देगा। अब हम लिखना सीखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर। अगर मैं यहां पर लिखूं 17 और 5 को मैंने लिखा, तो क्या है, आपको क्या लिखना, a इस इक्वेशन को मैं इधर लिख देता हूं, a क्या है, bq प्लस में r। और यहाँ पर r की वैल्यू क्या रहेगी, 0 के इक्वल भी रह सकती है, लेकिन लेस देन किसकी रहेगी, ये b के इक्वल रहेगी, लेस देन किसके रहेगी, b के इक्वल। तो अगर हम 17 को लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, ये क्या हमारा, ये है डिवीजर। ये क्या है, डिवीजर। तो 5 को किस नंबर से अगर हम पढ़ते हैं, किस नंबर तक पढ़ते हैं कि ये आ जाए। अब हमें पता है कि 5 4 जा तो 20 हो गया, यानी कि ज़्यादा हो गया है, लेकिन 5 3 जा कितना होगा, 15। 5 3 जा हमें पता है, तो क्या है, 3 जा लिखेंगे यहाँ पर, और प्लस में 5 3 जा 15 हो गया, तो 17 चाहिए हमें, तो कितना और ऐड करेंगे, यानी कि 2। तो ये हमने एक तरीके से क्या लिख दिया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर इस क्वेश्चन को लिख दिया। अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है जो बुक के अंदर गिवन है वो है क्या है, यहाँ पर वो है 5 है और 12 है, 5 और 12। अब की बारी क्या है कि 5 को हम क्या लिखेंगे, 5 को यानी कि 12 से डिवाइड करके लिखेंगे। अब अगर हम 12 1 जा भी पढ़ेंगे तो क्या है, 12 1 जा 12 हो जाएगा, जो कि 5 से ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब क्या है, ये 0 जा पे जाएगा, कितने पे जाएगा, 0 जा पे, 12 0 जा 0, और प्लस में क्या चाहिए हमें, अब ये तो 0 हो गया, तो इसको 5 के इक्वल रखने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, 5 चाहिए। क्या चाहिए, 5। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावा तो यहाँ पर 2 रिमाइंडर आया, यहाँ पर 5 रिमाइंडर आया। अगर तीसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, वो क्या है, यहाँ पर अगर हम 20 को, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 20 और किसको ले, हम 4 को ले, 20 और 4 को ले यहाँ पर। तो क्या करेंगे, 20 को हम कहाँ तक पढ़ें कि, सॉरी 20 में हम 4 की टेबल को कहाँ तक पढ़ें कि 20 आ जाए हमारा। तो हमें पता है कि 4 की टेबल हम अगर 5 जा तक पढ़ देंगे, 5 जा तक पढ़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 यही आ गया है, तो इसका मतलब ऐड करने की जरूरत पड़ेगी अब की बारी 0। तो हमने देखा यहाँ पर जो रिमाइंडर की वैल्यू है 0 भी है, लेकिन ऊपर वाले केस से पता लग रहा है कि 20 से कभी भी ग्रेटर देन नहीं होगी इन तीनों एग्जाम्पल की। अगर और एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं यहाँ पर, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर,
तो नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल आप लिख के देख लीजिए इसी तरीके से। तो इस इक्वेशन को क्या नाम दिया गया, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो ये इक्वेशन बनी है ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा की है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 27 और दूसरा लिख लिया मैंने यहाँ पर 8, 27 और 8। तो देखेंगे तो 27 की टेबल 8 की टेबल को हम कहाँ तक पढ़ें, ऐसे लिखेंगे हम। तो हम देखेंगे 8 की टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 27 आ जाए, यानी कि 27 से ज़्यादा बढ़े। तो हमें पता है 3 जा पे कितना हो जाएगा 24, 3 जा पे कितना हो गया 24, और प्लस में क्या ऐड करना पड़ेगा 3 हमें ऐड करना पड़ेगा ये, तब जाके दोनों इक्वल होंगे। और यही क्या थी यूक्लिड डिवीजन यानी कि लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि इन सभी को ऐसे लिखना ही क्या थी यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब बात होगी यहाँ पर जो है वो होती है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। चलिए चलते हैं जो हमारी है। अब यहाँ से हमने क्या देखा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है यानी कि ये है थ्योरम नंबर 1.1, थ्योरम नंबर 1.1। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो थ्योरम है वो क्या कहती है यहाँ पर कि अगर किसी नंबर a को यानी कि b से डिवाइड किया जाता है, किसी नंबर a को b से डिवाइड किया जाता है, तो वहाँ पर Q और R की जो है वो यूनिक वैल्यू होंगी, जो है एक यूनिक वैल्यू होंगी। जब हम a को हम डिवाइड कर रहे हैं Q से, तो Q और R की एक यूनिक वैल्यू रहेंगी, यानी कि एक यूनिक वैल्यू के लिए ये क्या है इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। और जहाँ पर जो R की वैल्यू है वो 0 के इक्वल भी हो सकती है और लेस देन b रहेगी, यानी कि इस इक्वेशन को एक यूनिक वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगी। जैसे हमने यहाँ पर देखा 5 को जब हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 जहाँ पे गया है, तो क्या है ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है यूनिक है इस 5 के लिए जब हम 12 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 6 लेना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू ये सारी चेंज हो जाएंगे। अगर हम तब भी क्या है 0, लेकिन प्लस में क्या हो जाएगा 6, तो वैल्यू ऐसे चेंज होती रहेंगी। अगर हम कुछ और वैल्यू चेंज करेंगे तो ये वैल्यू यानी कि चेंज हो जाएंगी, कोई भी वैल्यू अगर, तो इसका मतलब क्या है एक यूनिक वैल्यू जो है Q और R की आएगी जब हम किसी नंबर a को b से डिवाइड करेंगे। तो ये यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है वो कहती है। चलिए चलते हैं इससे आगे। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है Q और R की जो है वो यूनिक सॉल्यूशन रहेगी, यूनिक वैल्यू रहेंगी यूनिक वैल्यू के लिए क्या है ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेगी, यूनिक वैल्यू के लिए जो है ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेगी। और ये क्या है थ्योरम नंबर 1.1 है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताती है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं आगे। जो आगे है इससे आगे क्या है, इससे जो आगे बात करेंगे हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। किसकी बात करेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किस काम आता है। तो ये क्या है यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है इसका हम यूज करेंगे जो भी दो नंबर हैं, क्या है जो भी कोई भी दो नंबर है उनका HCF फाइंड आउट करने के लिए। उनका जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। यहाँ पर अगर कोई नंबर a एंड b हैं, अगर दो नंबर यहाँ पर हैं a एंड b, तो क्या है
ए एंड बी कोई भी दो नंबर है यहाँ पर, तो इनका HCF फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। और इसका यूज कैसे करेंगे, अगर जब भी इसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए कहीं पर, यानी कि अगर A है और B है जो कंप्लीट डिवाइड होता है D से, अगर A और जो B नंबर हैं वो कंप्लीट डिवाइड होते हैं D से, तो क्या है ये, और यानी कि रिमाइंडर क्या है D से डिवाइड करने पर क्या है 0 हो जाता है, तो D क्या बन जाएगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। हाईएस्ट यानी कि कॉमन फैक्टर बन जाएगा, यानी कि HCF बन जाएगा। एक बार दोबारा ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बता रहा हूँ। अगर A और B दो नंबर है यहाँ पर, क्या है, A ग्रेटर नंबर है और B स्मॉल नंबर है। A क्या है, ग्रेटर नंबर है और B स्मॉल नंबर है यहाँ पर, तो क्या है, इन दोनों नंबरों को कोई अगर एक नंबर D डिवाइड कर देता है, जहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो D क्या बन जाएगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। अब हम इसको देखते हैं कैसे करेगा। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करें, यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो है 452 है जो उसको, सॉरी क्या है, 455 है जो 455 है, इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको डिवाइड करते हैं 42, यानी कि ये हमने दो नंबर डिवाइड नहीं करते, 455 और जो है 42, ये हमने दो नंबर ले लिए हैं और इनका हमें क्या निकालना है, जो यानी कि एल्गोरिथम का यूज करके हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। तो हमने देखा यहाँ पर लिखेंगे इसको, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसकी हेल्प से लिख करेंगे। अब A इज इक्वल टू क्या है, BQ प्लस में R, और R की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल भी है और लेस देन भी है, और लेस देन किससे है, ये B से लेस देन रहेगी, तो इसका यूज करेंगे हम। अब हम देखते हैं कि 4 जो बड़ा नंबर है उसको यहाँ पर लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे। 42 को हम यानी कि कहाँ तक पढ़ें, 42 की टेबल हम यानी कहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करें कि हम 455 के पास पहुँच जाएं या पूरा 455 आ जाए। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि अगर हम टेंजा पढ़ दें 42 का तो वो कितना होगा, 420 होगा। कितना होगा, 420, और 455 में से 420 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। कितना आ जाएगा, 35। अब यहाँ पर जो है हमारा यानी कि जो रिमाइंडर है वो कितना आ गया है, 35। तो R इज नॉट इक्वल टू 0 आया, यानी कि R की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं आई है। तो इसका मतलब अब जो यहाँ पर B की वैल्यू थी, जो यहाँ पर B की वैल्यू थी, उसको और रिमाइंडर को लेके हम अगला स्टेप सोल्व करेंगे। उसको अगर यहाँ पर R की वैल्यू इसी स्टेप में 0 हो जाती तो 42 क्या बन जाता हमारा, 42 ही हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर HCF बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 35 रिमाइंडर बच गया है। तो अब जो B था और R था उसको लेके हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, 42 इज इक्वल टू क्या है, 35। अगर 2 जा पढ़ देंगे तो हम क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इसलिए 1 जा पढ़ेंगे और प्लस में क्या आ गया है, 7। प्लस में क्या आ गया है, 7। अब यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि R इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया है। R की वैल्यू अब भी यहाँ पर 0 नहीं आई, तो क्या आई है, यहाँ पर 7 वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब हम इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो 35 इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 इंटू, अब हमें पता है कि 7 5 जा कितना होता है, 35 होता है। 7 5 जा कितना होता है, 35, और रिमाइंडर कितना आ गया, 0। यस, तो यहाँ पर क्या है, 0 आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, जो अब यहाँ पर जो B की वैल्यू काम की है, जिसने B का काम किया यहाँ पर, ये क्या है, ये क्या है, HCF आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछे कि HCF ऑफ 455 एंड 42, तो वो कितना आ गया है, वो आ गया 7। वो कितना आंसर आया है, 7। हालांकि सोल्व हमने ये किया है, लेकिन जो HCF देगा वो पहले नंबर का भी देगा और इन दोनों का भी, यानी कि HCF एक तरीके से। तो ऐसे हम स्टेप सोल्व करेंगे। जहाँ पर भी हमारी R की वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे यहाँ पर क्या है, R इज इक्वल टू 0 हो गया है, तो जो B की वैल्यू है ये क्या है, ये बन जाएगी HCF बन जाएगी। अगर 35 और 7 का भी हमसे HCF पूछे तब भी क्या आएगा, 7 आएगा यहाँ पर। और कोई पूछे 45 और 35, इसका भी HCF कितना है, 7 है। यानी कि जो भी यहाँ पर वैल्यू यूज हुई है, ये वाली और ये, यानी कि ये वाली, तो इन सभी का HCF क्या आया है, 7 आएगा। और 7 क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 455 और 42 दोनों को डिवाइड कर सकते हो।
जो डिवाइड करता है, यानी कि जो 455 और 42 जो दोनों नंबरों को डिवाइड करता है। अब इसके स्टेप जैसे मैंने बताए हैं आपको वैसे ही लिखने। हम इस स्टेप को कब तक प्रोसीड करेंगे, जब तक हमारा क्या है रिमाइंडर क्या है 0 नहीं आ जाता। ये स्टेप हम कब तक करते रहेंगे, जो ये वाला है, जब तक हमारा जो है रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अगर हम बोलें कि यहाँ पर क्या है, ये स्टेप क्या था 1 था, ये क्या था स्टेप 2 था, और ये क्या है स्टेप 3, और इन स्टेपों को तब तक कंप्लीट करेंगे हम जब तक हमारा क्या है रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं बच जाता। और एक बार जैसे ही रिमाइंडर 0 बच गया तो जो b की वैल्यू थी वो क्या बन जाएगी, वही HCF बन जाएगी। जो लास्ट स्टेप में जहाँ पर 0 बनेगा वहीं पर जो b की वैल्यू होगी वही क्या है HCF होगी, वही क्या होगी HCF होगी। चलिए चलते हैं इससे अगले एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। जो स्टेप है मैंने इससे आगे नीचे बुक के अंदर दिया हुआ है वो स्टेप ही दिया हुआ है, लेकिन मैंने स्टेप भी आपको यहीं पर बता दिए हैं कि जब तक ये 0 ना बने तब तक क्या है, तब तक ये क्या है चलते रहेंगे स्टेप्स। तो इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ एक बारी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, कोई लिख लेते हैं यहाँ पर अपनी मर्जी से। (96) एंड मैंने क्या लिखा 72। 96 एंड मैंने क्या लिखा 72, इन दो नंबरों को लिखा। तो सबसे पहले तो क्या कंडीशन है, जो एक नंबर जो है वो बड़ा होना चाहिए। एक नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा। तो हम क्या है ए को 96 को बनाएंगे। तो 96 हमने क्या है 72 को अगर 2 जा तक पढ़ देंगे तो कितना आ जाएगा 144, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो 72 में हम कितना ऐड करें कि 96 बन जाए, ये कितना बन गया 24। अब हमने देखा यहाँ पर कि आर तो क्या है, सॉरी ये वनजा भी लगाएंगे, कितने पे गया है वनजा पे, तो कितना है 72 वनजा 72 प्लस में 24। अब हमने देखा यहाँ पर क्या है आर की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं आई, आर की वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं आई है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम 72, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 72 को हमने अब सोल्व करेंगे, यानी कि 72 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब 24। अब 24 की टेबल को अगर आप 3 जा तक पढ़ देंगे तो क्या आ जाएगी 0 बच जाएगी। 24 को अगर 3 तक पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72। तो यहाँ पर क्या है आर की वैल्यू क्या है 0 हो गई, और जब आर की वैल्यू 0 हो गई है तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 96 एंड 72 इज 24। बस यही तरीका है इसको सोल्व करने का, यानी कि इस तरीके से हम जो पहली एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। और जो पहला क्वेश्चन आपका है वो एक्सरसाइज का वो अब कंप्लीट हो चुका है, इसको आप कर लेंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, या फेसबुक जो हमारा पेज है उसके ऊपर आप पोस्ट कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह को या क्वेश्चन को पोस्ट कर देंगे, या मैसेज में मैसेज कर देंगे, जैसे भी आपको ठीक लगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।